हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग में यूनिट नंबर 2 वन शॉट। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो AKTU के सिलेबस में यूनिट 2 के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। वेयर हाउसिंग स्ट्रेटेजी, वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेस, वेयर हाउस प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ वेयर हाउस, client server computing model and data warehousing, parallel processors and cluster system, distributed database management system implementations, warehousing softwares, warehouse schema design। So ये सारे टॉपिक्स हैं जो इस यूनिट के अंदर आपको सिलेबस में दे रखे हैं। इसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं। वो टॉपिक कौन से हैं? पहला तो वेयर हाउसिंग स्ट्रैटेजी आपका एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। वेयर हाउस प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS इंप्लीमेंटेशन, ये टोटल 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इन पे हमारा मेन फोकस रहेगा। बाकी सारे टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। पहला टॉपिक है हमारा वेयर हाउसिंग स्ट्रैटेजी। It outlines the systematic approach to storing, organizing, and managing data in a data warehouse to ensure optimal performance, scalability, and data accessibility। वेयर हाउसिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक या फिर एक प्रॉपर पाथवे, ठीक है, जिसके थ्रू हम वेयर हाउस बिल्ड करते हैं या वेयर हाउस जिसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जो वेयर हाउसिंग हमारी स्ट्रेटेजी होती है वो आउटलाइन करती है एक सिस्टमैटिक अप्रोच जिससे कि हम डेटा को मैनेज कर सकें, स्टोर कर सकें और ऑर्गेनाइज कर सकें किसी एक डेटा वेयर हाउस में, ताकि हमारे वेयर हाउस की परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और डेटा की एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो, इन्हांस हो और ज़्यादा वो एफिशिएंट हो। ठीक है, की कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर हाउसिंग, हाइब्रिड वेयर हाउसिंग। ठीक है, ये तीन तरह के हमारे पास की कॉन्सेप्ट आते हैं जब भी हम वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसिंग की, तो डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल सेंट्रल लोकेशन। यहाँ पे डेटा जो होता है हमारा वो सेंट्रलाइज तरीके से सेव होता है, सिंगल सेंट्रल लोकेशन पे वो सेव होता है। एंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी, इजी मैनेजमेंट एंड यूनिफॉर्म सिक्योरिटी पॉलिसी। हमारे सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसिंग की कुछ की फीचर्स क्या हैं कि ये हमारा डेटा की कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है। इसमें हमारा मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इजी होता है क्योंकि डेटा हमारा सारा एक ही जगह पे सिंगल सेंट्रल लोकेशन पे सेव है। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि यहाँ पे हमें डेटा को सिक्योर करना भी काफ़ी कंपैरेटिवली इजी होता है क्योंकि सारा डेटा हमारा सेंट्रलाइज सेव है, तो उसको सिक्योर करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। बेस्ट सूटेड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विद अ सिंगल डेटा रिपोजिटरी एंड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन नीड्स। मतलब कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिन ऑर्गेनाइजेशंस में सिंगल डेटा रिपोजिटरी बनती है या फिर जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम लेवल पे होता है डेटा का, उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे अच्छी जो वेयर हाउसिंग स्ट्रेटेजी मानी जाती है वो मानी जाती है सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसिंग। ठीक है, सो आई होप सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर हाउसिंग। अब ये क्या होती है? डेफिनेटली ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होती होगी जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन काफी बड़े स्केल पे होता है, जहां पे डेटा को एक रिपोजिटरी की जगह पे अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल फिजिकल और लॉजिकल लोकेशंस। वही चीज है, यहाँ पे जो डेटा होता है हमारा वो मल्टीपल यानी कि अलग अलग जगह पे सेव होता है। लॉजिकल और फिजिकल दोनों लोकेशंस डिफरेंट हो सकती हैं डेटा की। इंप्रूव फॉल्ट टॉलरेंस एंड डेटा एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस जियोग्राफिकल डिस्पर्स टीम्स। मतलब कि सेंट्रलाइज में देखो क्या हो रहा था, एक जगह पे हमारा डेटा था, अगर किसी को एक्सेस करना है तो वो उसी सेंट्रल लोकेशन पे जाके ही डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, हमारा डेटा जो है फिजिकली और लॉजिकली अलग अलग लोकेशन पे सेव किया जा सकता है। तो यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ जाती है। मतलब कि अगर एक सर्वर में कोई एरर आ गई तो भी आप दूसरे सर्वर से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। सेंट्रलाइज में सिंगल सर्वर, सेंट्रलाइज सर्वर है, अगर एक सर्वर फूक गया तो आप किसी भी सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि सारे सर्वर सेम लोकेशन पे हैं। ठीक है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसको टॉलरेट करना काफी मुश्किल होता है, जबकि यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस काफी ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, डेटा की एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाती है। ठीक है, जियोग्राफिकली जो अलग अलग जगह पे टीम्स अगर काम कर रही हैं उसी डेटा पे तो वो इजिली एक्सेस कर सकती हैं उस डेटा को। रिक्वायर्स डेटा रेप्लीकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। यहाँ पे डेटा के रेप्लीकेशन और सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स की जरूरत काफी ज्यादा पड़ती है ताकि डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा जाए। यानी कि अलग अलग सर्वर्स पे अगर आप एक्स सर्वर पे हो, आपको वाई सर्वर का डेटा चाहिए, तो एक्स सर्वर में कहीं ना कहीं रेप्लिकेशन या सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक का यूज करना पड़ेगा ताकि एक्स वाई के डेटा को भी एक्स के सर्वर के थ्रू हम जरूरत पड़ने पर एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे रेप्लिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन की टेक्निक्स का यूज किया जाता है। आई होप आपको सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर हाउसिंग समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
ओके, सो नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट है हमारा वेयर हाउसिंग में हाइब्रिड वेयर हाउसिंग, ठीक है। कंबाइंस बोथ सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंप्रूव्ड लोड बैलेंसिंग, अलाउइंग फॉर ऑप्टिमाइज्ड डेटा क्वेरी परफॉर्मेंस एंड सिस्टम रिलायबिलिटी। मतलब क्या है इसका, जब आप सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों को एक साथ यूज कर सको तो वो होती है हमारी हाइब्रिड वेयर हाउसिंग, ठीक है। फायदा क्या होता है, जैसे सेंट्रलाइज्ड में हमारी सिक्योरिटी इजी थी, सिक्योरिटी काफी अच्छी थी, तो हाइब्रिड में हमारी सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड में अलग अलग लोकेशन से डेटा को एक्सेस किया जा सकता था, तो वो भी हाइब्रिड में प्रोवाइड होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो डिस्ट्रीब्यूटेड अपनी जगह पे ज्यादा सूटेबल है, सेंट्रलाइज अपनी जगह पे ज्यादा सूटेबल है, बट ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो दोनों का यूटिलाइजेशन करती है वो हाइब्रिड वेयर हाउसिंग पे काम करती है, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे डेटा की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। लोड बैलेंसिंग कैपेसिटी वेयर हाउस की हमारे बढ़ जाती है, ठीक है। और ज्यादा ऑप्टिमाइज डेटा क्वेरी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है हमारा वेयर हाउस, ठीक है। सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि काफी ज्यादा रिलायबल हो जाता है हमारा सिस्टम, यानी डेटा को लेके काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों ही क्लियर हो गए होंगे, सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर हाउसिंग और हाइब्रिड वेयर हाउसिंग। अगर हम बात करें इंप्लीमेंटेशन स्टेप की कि किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 4 स्टेप्स दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है हमारा अंडरस्टैंडिंग डेटा वॉल्यूम। सबसे पहले हमें डेटा के वॉल्यूम को समझना पड़ेगा कि किस अमाउंट का डेटा है हमारे पास, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेरीज एंड स्केलेबिलिटी नीड्स, किस टाइप की क्वेरी नीड आ सकती है, कितना हम स्केलेबल हो सकता है डेटा इन फ्यूचर में, वो सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। डिसाइडिंग बिटवीन सेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड और हाइब्रिड स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन बिजनेस यूज केसेस, यानी कि क्या बिजनेस है हमारा, किस तरीके से हमारे डेटा की आगे चल के शेयरिंग होनी है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें सेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर हाइब्रिड स्ट्रेटजीज का यूज करना है, ठीक है। इवेल्युएटिंग स्टोरेज सोल्यूशन ऑन प्रीमाइसेस, क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये डिफाइन करते हैं कि हम किस तरीके के स्टोरेज को यूज करने वाले हैं, ठीक है। चाहे हम ऑन प्रीमाइसेस कर रहे हो यानी कि सर्वर फिक्स कर रहे हो, चाहे हम क्लाउड के थ्रू स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर हम हाइब्रिड क्लाउड के थ्रू स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, आपका कुछ डेटा सर्वर में होता है, फिजिकल सर्वर्स में, और कुछ डेटा आपका क्लाउड में होता है, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग पार्टीशन शार्डिंग एंड इंडेक्सिंग स्ट्रेटजीज, मतलब कि यहाँ पे बेसिकली ये डिफाइन किया जाता है कि किस तरीके से आपका डेटा आगे चल के डिवाइड होगा और किस तरीके से उस डेटा को एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, warehouse management encompasses the process and tools used to maintain the data warehouse, ensuring data is consistently accurate, secure and accessible। मतलब क्या है इसका, वेयर हाउस मैनेजमेंट ऐसे प्रोसेसेस या ऐसे टूल्स के लिए डिफाइन किया जा सकता है, जो टूल्स या प्रोसेसेस किस लिए यूज होते हैं, डेटा वेयर हाउस को मेंटेन करने के लिए, डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, उसको एक्यूरेट रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए और एक्सेसिबल बनाने के लिए, ठीक है। इन सारे काम को करने का बेसिकली एक वेयर हाउस के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी टूल्स यूज हो रहे हैं, उन सबको मेंटेन करने को ही क्या बोलते हैं, वेयर हाउस मैनेजमेंट, ठीक है। मेंटेन या फिर आप मैनेज भी कह सकते हो, ठीक है। कोर मैनेजमेंट प्रोसेसेस की बात की जाए तो ईटीएल मैनेजमेंट, आप लोगों ने ईटीएल ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, क्योंकि यूनिट 1 में मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से इन डेप्थ एक्सप्लेन की थी, ठीक है। अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके एक बार यूनिट 1 जरूर देखना, उससे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो उन चीज़ों को मैं डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा जो मैंने यूनिट 1 को डेप्थ में पढ़ाया था, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो मैंने चीज़ें एकदम डीप में पढ़ाई हैं वो चीज़ें यहाँ पे डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, बस बेसिक ओवरव्यू समझ लेंगे, ठीक है। तो ईटीएल मैनेजमेंट होता क्या है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, 3 प्रोसेस होते हैं, ईटीएल, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक यूनिट में आपको ये कोर कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज एपीआईज और रिलेशनल डेटाबेसेस, एपीआईज एंड एक्सटर्नल फाइल्स। मतलब कि बेसिकली जो भी आप डेटा सोर्सेस के थ्रू कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो भी डेटा आप रिट्रीव कर रहे हो वो अलग अलग सोर्सेस से हो सकता है, चाहे वो आपका डेटाबेसेस से हो, चाहे आपका एपीआईज के थ्रू आ रहा हो या फिर किसी एक्सटर्नल फाइल के थ्रू आ रहा हो, वो सारा डेटा अगर आप रिट्रीव कर रहे हो तो वो एक्सट्रैक्ट प्रोसेस के अंदर आता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट, अप्लाइंग क्लींजिंग टूल्स एंड मैनेजिंग डेटा क्वालिटी। मतलब कि अब जो डेटा आपने रिट्रीव किया, यानी जो डेटा आपने एक्सट्रैक्ट किया, उस डेटा को अपने जिस फॉर्म में आप सेव कर रहे हो वेयर हाउस के अंदर, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के या ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोसेस है वो ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है लोड, लोडिंग ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू द वेयर हाउस। अब क्या होगा, वेयर हाउस के अंदर ये जो ट्रांसफॉर्म डेटा हमको मिला है इसको हमें
लोड कर देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कई बार आप वेबसाइट्स विजिट करते होगे तो आप ये चीज़ देखते होगे कि जहाँ पे पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वहाँ पे आप पीएनजी या जेपीजी इमेज डालोगे तो कई बार वो एरर शो करता है कि नहीं, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको पीडीएफ फाइल ही शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। और कई सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका जेपीजी पीएनजी जो भी आपके पास फाइल है आप वो अपलोड करो, कोई एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो रीज़न क्या है, कई सारी वेबसाइट्स हमारी इस तरीके ईटीएल प्रोसेस यूज़ नहीं करती, तो जिसमें क्या होता है, अगर उन्हें पीडीएफ में ही डेटा को लोड करना है तो वो यूज़र को ही मतलब बताते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप पीडीएफ में ही डेटा अपलोड करो ताकि हमें ट्रांसफॉर्म ना करना पड़े, ठीक है। बट अगर वो पीडीएफ में सेव कर रहे हैं और आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप किसी भी फॉर्मेट में अपलोड करो, तो उस केस में क्या होता है, वो डेटा आपको मिलता है एज एन एक्सटर्नल फाइल, मतलब वेयरहाउस को। फिर एक्सटर्नल फाइल्स क्या होती हैं, अगर आपने पीएनजी दिया है तो उस पीएनजी को पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद उसको लोड किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग होती है डेटा की, ठीक है। ये वेयरहाउस के अंदर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेटा क्वालिटी मॉनिटरिंग, वैलिडेशन चेक। सबसे पहले डेटा क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि डेटा की क्या क्वालिटी है उसको भी देखना होता है, सबसे पहले क्या आता है हमारा वैलिडेशन चेक्स, ठीक है। वैलिडेशन चेक यानी कि एंश्योरिंग डेटा इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट, मतलब ये इंश्योर करना कि जो डेटा हमें मिला है वो कंप्लीट है और वो डेटा एक्यूरेट है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा डुप्लीकेशन, रिमूविंग रिडंडेंट डेटा टू ऑप्टिमाइज स्टोरेज एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी डेटा के अंदर रिडंडेंट चीज़ें हैं, यानी कि अगर डुप्लीकेटेड डेटा है या फिर कई सारे इररिलेवेंट चीज़ें डेटा के साथ आ जाती हैं, तो उन चीज़ों को हमें रिमूव करना है ताकि हम स्टोरेज को और परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें हमारे वेयरहाउस के अंदर, ठीक है। बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस। सबसे पहले इंप्लीमेंटिंग रोबस्ट बैकअप सॉल्यूशन फॉर डेटा प्रोटेक्शन। अब हमें डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक रोबस्ट बैकअप सॉल्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इन केस वेयर हाउस के किसी भी सर्वर में कोई भी एरर आ जाती है तो उस केस में हमारा डेटा लॉस ना हो, यूज़र का डेटा लॉस ना हो, उसके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए रोबस्ट बैकअप सॉल्यूशन होना इंपॉर्टेंट है और फिर हमें वो इंप्लीमेंट करना होता है। नेक्स्ट, रेगुलरली शेड्यूल बैकअप्स विद ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स टू मिनिमाइज डाउन टाइम, ठीक है। कई बार आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि आपकी चैट का अगर आपने बैकअप ऑन रखा है तो वो आपको बताता है कि आप चाहो तो 24 आवर्स में बैकअप कर सकते हो, चाहो तो 7 डेज में, चाहो तो 1 मंथ में, अदरवाइज आप 1 ईयर में बैकअप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप शेड्यूल्ड बैकअप कर रहे हो तो उस केस में जितने भी व्हाट्सएप के यूजर हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन उसी शेड्यूल में बैकअप कर रहा हो, ठीक है। तो सर्वर पे व्हाट्सएप के लोड कम आता है। वही अगर एक डेफिनिट टाइम उन्होंने दे दिया कि दिस इज अ पर्टिकुलर डेट जिस दिन सबका डेटा बैकअप होना चाहिए, तो फिर उनके सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा और वो उनके वेयरहाउस के लिए प्रॉपर सही नहीं होगा और वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ जाएंगी, ठीक है। इस वजह से क्या किया जाता है, शेड्यूल्ड बैकअप रखे जाते हैं ताकि ऑटोमेटिकली आपका डेटा भी बैकअप रहता रहे और डाउन टाइम भी ना आए लोड ज़्यादा बढ़ने की वजह से, ठीक है। सपोर्ट टूल्स की अगर बात की जाए तो मॉनिटरिंग टूल्स और ईटीएल टूल्स, यही दो मेन हमारे सपोर्ट टूल्स होते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग टूल्स फॉर रियल टाइम परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, क्या परफॉर्मेंस है वेयरहाउस की हमारे, उसकी ट्रैकिंग करने के लिए। ईटीएल टूल्स होता है हमारा एफिशिएंट डेटा एक्सट्रैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपको बता चुका हूँ, आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेयरहाउस प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन की। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा तो ये डेफिनेटली 7 से 10 मार्क्स के बीच में ही पूछा जाएगा। वेयर हाउस प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले हम प्लानिंग के स्टेप्स डिस्कस करेंगे, फिर हम इंप्लीमेंटेशन के स्टेप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन आप मान के चलिए एग्जाम में आ सकता है। प्लानिंग स्टेप्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग द आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन और डेटा माइग्रेशन, ये हमारे 5 की स्टेप्स हैं जो हमारे प्लानिंग में यूज होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हर एक स्टेप को इंडिविजुअली होता क्या है, करते क्या है इसमें हम। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, अंडरस्टैंड व्हाट डेटा नीड्स टू बी स्टोर्ड, हाउ इट विल बी एक्सेस्ड एंड हु द यूजर्स आर। सबसे पहले हमें यह समझना है कि क्या डेटा नीडेड है, किस डेटा की हमें जरूरत है, किस लिए हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। कैसे उस डेटा को एक्सेस किया जाएगा और कौन होंगे वो यूजर्स जो उस डेटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डिजाइनिंग द आर्किटेक्चर। अब हमें आर्किटेक्चर को डिजाइन करना है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट स्कीमा, स्टार, स्नोफ्लेक और फैक्ट कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, एंड डिजाइनिंग ईटीएल प्रोसेस, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये वाला टॉपिक ऑलरेडी देखा हुआ है, बट यहाँ पे हम लोग बेसिक कवर कर लेते हैं। क्या होता है,
आर्किटेक्चर हमको डिज़ाइन करना है, ठीक है। एक बार हमें ये समझ में आ गया कि हमें किस डेटा की ज़रूरत है, कौन से यूज़र एक्सेस करने वाले हैं और क्या एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे अपने वेयरहाउस का कि किस आर्किटेक्चर का हमें वेयरहाउस बनाना है ताकि यूज़र को ईजिली डेटा मिल सके, ठीक है। अब वो आर्किटेक्चर आपका स्टार आर्किटेक्चर भी हो सकता है, स्नोफ्लेक आर्किटेक्चर भी हो सकता है और फैक्ट कॉन्स्टलेशन आर्किटेक्चर भी हो सकता है, या फिर कई लोग इसको गैलेक्सी आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ETL प्रोसेस आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजी सिलेक्शन। चूज हार्डवेयर सर्वर्स एंड स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर डेटाबेसेस ETL टूल्स। देखो दो चीज़ें लगती हैं टेक्नोलॉजी में आपके पास, एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी लगेगी, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लगेगी, ठीक है। हार्डवेयर में आपके सर्वर्स आ जाते हैं, स्टोरेज सिस्टम्स आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर आपका डेटाबेस आ जाएगा, ETL टूल्स आ जाएंगे, ठीक है। कई बार क्लाउड्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे टेक्नोलॉजी में, ठीक है। बट मोस्टली क्या होता है, हार्डवेयर में आपके यही दोनों आते हैं और सॉफ्टवेयर में आपके डेटाबेस, ETL टूल्स और कई सारे टूल्स आ सकते हैं, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन की बात की जाए तो असाइन टीम्स एंड बजट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आपने क्या कर लिया, आपने रिक्वायरमेंट देख ली, आपने आर्किटेक्चर डिफाइन कर लिया कि क्या हमें डिज़ाइन करना है, टेक्नोलॉजी आपने सेलेक्ट कर ली कि किस टेक्नोलॉजी पे आप काम करने वाले हो, फिर आप क्या करोगे, रिसोर्स को एलोकेट करोगे, ठीक है। यानी कि अब आप टीम बनाओगे, अब आप बजट को फाइनलाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद उस पर काम स्टार्ट करोगे। डेटा माइग्रेशन, मूव एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम सोर्स सिस्टम्स टू द वेयर हाउस। जो भी सोर्स सिस्टम में हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है उस सबको आप वेयर हाउस में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या होता है, सबसे पहले डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, यानी कि बिल्ड एंड टेस्ट द डेटा वेयर हाउस, परफॉर्म डेटा क्वालिटी चेक्स एंड स्ट्रेस डेटा स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। तो करना क्या है हमको, अब एक बार हमने प्लान कर लिया, हमने काम स्टार्ट कर दिया, जब हमारा वेयर हाउस बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब डेटा वेयर हाउस बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब टेस्टिंग के भी कई सारे तरीके होते हैं। आप क्या करोगे, जब डेटा वेयर हाउस के अंदर जा रहा है तो उस केस में ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो डेटा हमारा ट्रांसफॉर्म होकर जा रहा है क्या वो प्रॉपर फॉर्मेट में है, कहीं उसमें कोई इरेलीवेंट डेटा तो नहीं है, या फिर हमारा सिस्टम सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिप्लॉयमेंट, रोल आउट द वेयर हाउस टू यूजर्स, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कि अब हमें उस वेयरहाउस को यूजर्स के लिए ओपन कर देना है और यूजर्स को ये भी डिटेल देनी है कि कैसे आप वेयरहाउस पे काम करोगे, कैसे आप वेयरहाउस में डेटा स्टोर करोगे, और साथ ही साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करना होता है। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, कंटिन्यूअसली मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड एड्रेस इश्यूज। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा यही है, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, यानी कि हमें मॉनिटर करते रहना है परफॉर्मेंस को सिस्टम की, और जो भी इश्यूज आते हैं उनको फिक्स करते रहना है, मेंटेन करते रहना है और उन पर ध्यान देते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे वेयर हाउस इंप्लीमेंट करने के और वेयर हाउस के प्रिंसिपल्स के। सेंट्रलाइज डेटा एक्सेस, सबसे पहले आपको सेंट्रलाइज डेटा एक्सेस मिल जाता है, यानी कि जो ओवरऑल डेटा है आपका वो एक वेयर हाउस के अंदर पड़ा हुआ है, वहां से कभी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। इनहेंस डिसीजन मेकिंग को इनहेंस करता है। इंप्रूव डेटा गवर्नेंस एंड रिपोर्टिंग, डेटा की गवर्नेंस और रिपोर्टिंग को भी इंप्रूव करता है, ठीक है। हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वेयरहाउस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। क्या होता है हार्डवेयर, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो वेयरहाउस के अंदर हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से हार्डवेयर हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। हार्डवेयर एंड OS आर द क्रिटिकल कंपोनेंट्स दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा वेयरहाउस। देखो आप सबको पता है, आप किसी भी चीज को यूज कर रहे हो, किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, तो उस केस में आपके पास हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए और आपके पास सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आप उस लेवल पे चीज़ों को नहीं कर सकते जो एक एफिशिएंट लेवल होता है, ठीक है। कोई भी काम आप कर रहे हो, इवन यहाँ पे अगर हम वेयरहाउस की बात करें, अगर आप कोई भी वेयरहाउस बिल्ड कर रहे हो तो आपके पास एक अच्छा हार्डवेयर सपोर्ट, एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि आप सिस्टम की परफॉर्मेंस को, स्केलेबिलिटी को और रिलायबिलिटी को इंप्रूव कर सको, इंक्रीज कर सको, ठीक है। हार्डवेयर कंसिडरेशन की बात की जाए तो सबसे पहले 3 मेजर हमारे हार्डवेयर कंसिडरेशन होते हैं किसी भी वेयरहाउस को इंप्लीमेंट करते टाइम। सबसे पहला आता है हमारा स्टोरेज कैपेसिटी। डेटा वेयर हाउसेज स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, सो स्टोरेज सिस्टम शुड बी स्केलेबल। हमें ऐसे स्टोरेज सिस्टम को यूज करना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो, क्योंकि डेटा वेयर हाउस बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग पावर। हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स, CPUs और GPUs आर नीडेड फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड डेटा प्रोसेसिंग। क्योंकि हमारे वेयरहाउस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज काम करती हैं, ठीक है। डेटा काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है, बहुत ज़्यादा उसमें इनपुट भी आता है, तो इस वजह से हमारा जो प्रोसेसर है वो बहुत हाई परफॉर्मेंस का होना चाहिए। वो CPU भी हो सकता है, GPU भी हो सकता है, बट हाई परफॉर्मेंस का होना चाहिए, अदरवाइज प्रोसेसिंग स्लो होने की वजह से कई बार वेयर हाउस में डाउन टाइम्स वगैरह भी फेस करने पड़ जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है नेटवर्किंग, हाई स्पीड नेटवर्क्स इंश्योर क्विक डेटा ट्रांसफर बिटवीन सर्वर्स एंड द क्लाइंट्स। ठीक है, हाई स्पीड नेटवर्क का होना भी जरूरी है ताकि डेटा को इजीली और फास्टली एक्सेस किया जा सके। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिडरेशन, अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हमारे जो कंसिडर किए जा सकते हैं किसी भी वेयरहाउस को बिल्ड करते टाइम, लिनक्स, विंडोज सर्वर और यूनिक्स, ये तीन मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, लिनक्स क्या होता है, पॉपुलर फॉर इट्स स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड ओपन सोर्स नेचर। आई होप आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने लिनक्स पे कभी ना कभी काम किया होगा। ठीक है, लिनक्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बट लिनक्स बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, प्लस ये ओपन सोर्स है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी है। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लिनक्स पे काम करती हैं, जो बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज से काम करती हैं। ठीक है, विंडोज सर्वर की बात की जाए तो ऑफर्स ईज ऑफ यूज एंड कंपैटिबिलिटी विद मैनी एंटरप्राइजेस टूल्स। अब लिनक्स हर एक एंटरप्राइज टूल्स के साथ प्रॉपरली कोलैबोरेट करके काम नहीं कर सकता, यानी कि आप लिनक्स पे अलग अलग एंटरप्राइजेस टूल्स को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, बट विंडोज सर्वर आपको ये अपॉर्चुनिटी या फिर ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये अलग अलग एंटरप्राइज टूल्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल होता है, जिस वजह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिक्स, नोन फॉर इट्स रोबस्टनेस एंड परफॉर्मेंस इन हैंडलिंग लार्ज स्केल सिस्टम्स। लार्ज स्केल सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा यूनिक्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोबस्ट प्लस इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, okay, so our next topic is client server computing model and data warehousing. Client server computing model is a distributed architecture where tasks are split between server which provide resources and services and clients which request these services. मतलब कि क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है जहां पे जो टास्क है हमारे वो सर्वर और क्लाइंट के बीच में स्प्लिट होते हैं, यानी कि डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, सर्वर्स का काम क्या होता है, रिसोर्सेज और सर्विसेज को प्रोवाइड करना, जबकि क्लाइंट का काम क्या होता है, इन रिसोर्सेज और सर्विसेज के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट करना। ठीक है, यानी कि क्लाइंट हमारा रिक्वेस्टर है और सर्वर हमारा प्रोवाइडर है। ठीक है, this model plays a significant role in data warehousing, enabling efficient data access and processing across multiple systems. ठीक है, this is across, let me rectify it. Okay, so this model plays a significant role in data warehousing, enabling efficient data access and processing across multiple systems. इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे डेटा वेयरहाउसिंग के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे डेटा का एक्सेस और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, साथ ही साथ अलग अलग सिस्टम्स पे, ठीक है, प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट और सर्वर अलग अलग काम कर रहे होते हैं, काम को डिवाइड करके। ठीक है, की कंपोनेंट्स की बात की जाए क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में तो आपको पता है क्लाइंट सर्वर और नेटवर्क। ठीक है, क्लाइंट का काम क्या होगा, द फ्रंट एंड एप्लीकेशन यूज्ड बाय द बिजनेस यूजर्स टू इंटरैक्ट विद द डेटा वेयरहाउस। ये बेसिकली फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है जो बिजनेस यूजर्स के थ्रू यूज की जाती है डेटा वेयरहाउस से इंटरैक्ट करने के लिए। दीज कैन इंक्लूड एसक्यूएल क्वेरी टूल्स, बीआई डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्टिंग टूल्स। ठीक है, बीआई डैशबोर्ड यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड्स। ठीक है, तो काम क्या होता है, बेसिकली क्लाइंट हमारी ऐसी फ्रंट एंड एप्लीकेशंस होती हैं या ऐसे टूल्स या ऐसे आप कह सकते हो क्लाइंट हमारे यूजर की तरीके से होता है। ठीक है, क्लाइंट का मतलब आप यूजर से समझो। ठीक है, क्लाइंट हमारा क्या है, यूजर है जो रिक्वेस्ट करेगा किसी भी एक सर्विस के लिए या किसी भी एक आउटपुट के लिए। ठीक है, सर्वर क्या है हमारा, सर्वर आपका सर्वर ही होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, द बैकएंड सिस्टम दैट स्टोर्स एंड प्रोसेस डेटा। ये बेसिकली एक बैकएंड सिस्टम होता है जो डेटा को स्टोर और प्रोसेस करता है। इट इंक्लूड्स डीबीएमएस विच हैंडल क्वेरी एग्जीक्यूशन, डेटा रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी टूल्स हैं जो क्या करते हैं, क्वेरी इनपुट देते हैं ताकि आउटपुट मिल सके। अब सर्वर के अंदर क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो उन क्वेरीज को एक्सेप्ट करता है और उस क्वेरीज के रिस्पॉन्स में डेटा प्रोवाइड करता है या डेटा को मैनेज करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो ये काम होता है क्लाइंट और सर्वर का। अब नेटवर्क का बड़ा रोल इसके अंदर क्यों है, क्योंकि अगर नेटवर्क नहीं होगा तो क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, कनेक्ट क्लाइंट एंड सर्वर इंश्योरिंग स्मूथ डेटा एक्सचेंज, क्रूशियल फॉर परफॉर्मेंस स्पेशली इन लार्ज स्केल वेयरहाउस। वही चीज है कि क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, नेटवर्क। इंपॉर्टेंट किस लिए, ताकि हमारे वेयरहाउस की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। जब भी हम लार्ज स्केल वेयरहाउसेस की बात करते हैं, अगर वहां पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं होगा तो वहां पे चीजें स्मूथली फ्लो नहीं कर पाएंगी और काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, एडवांटेजेस की बात की जाए तो सर्वर्स कैन बी अपग्रेडेड और एडेड टू हैंडल इंक्रीज डेटा लोड। जितना ज़्यादा डेटा लोड बढ़ता है हम उसके अकॉर्डिंग सर्वर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ा सकते हैं ताकि वो उसको इजीली हैंडल कर सकें। मल्टीपल क्लाइंट कैन एक्सेस द वेयरहाउस साइमल्टेनियसली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। अब यहाँ पे अलग अलग क्लाइंट्स अलग अलग लोकेशन से सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं हमारे डेटा वेयरहाउस को यूजिंग क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल। ठीक है, सर्वर साइड डेटा प्रोसेसिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लोड ऑन क्लाइंट सिस्टम।
क्लाइंट के सिस्टम पे भी लोड काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सर्वर साइड पे भी काफ़ी हद तक डेटा प्रोसेसिंग करके ही डेटा मिलता है क्लाइंट को, ठीक है। की चैलेंजेस की बात की जाए तो नेटवर्क लेटेंसी कैन इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। डेफिनेटली अगर नेटवर्क हमारा स्लो होगा तो उस केस में परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगी, क्योंकि वहां पे क्लाइंट और सर्वर स्मूथली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड मैनेजिंग एक्सेस अक्रॉस मल्टीपल क्लाइंट्स, ठीक है। अब नेटवर्क है, क्लाइंट है, सर्वर है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, तो सीधी सी बात है वहां पे सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न बन जाता है कि हो सकता है कोई मिडल में ब्रीच करके डेटा को लीक कर दे, बट ऐसा काफी कम होता है, ठीक है। वहां पे भी सिक्योरिटी इंश्योर करी जाती है, बट ये एज अ की चैलेंज आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आप एक डायग्राम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कुछ नहीं करना है। एक क्लाइंट बनाना है, एक सर्वर बनाना है, बीच में नेटवर्क बनाना है और दो चार लेबलिंग कर देनी है कि हाँ यहाँ से डेटा जा रहा है, यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, नेटवर्क के थ्रू डेटा कम्युनिकेट कर रहा है। और एक आप वेयर हाउस भी बना सकते हो जिसके थ्रू कम्युनिकेशन चल रही है या फिर जहाँ से डेटा हमारा एक्सेस हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो व्हाट आर पैरेलल प्रोसेसर्स एंड क्लस्टर सिस्टम। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंडिविजुअली 2 मार्क्स में मिल सकता है, इंडिविजुअली आपको 5 मार्क्स में मिल सकता है, और एक साथ आपको 10 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें कि पैरेलल प्रोसेसर और क्लस्टर सिस्टम्स होते क्या है बेसिकली, तो पैरेलल प्रोसेसिंग एंड क्लस्टर सिस्टम्स आर टेक्निक्स यूज्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी ऑफ द डेटा वेयर हाउसेस by distributing task across multiple processors और nodes, ठीक है। तो जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर आपका क्या होता है, सेम डेटा को पैरेलली प्रोसेस किया जाता है बेसिकली, ताकि आप परफॉर्मेंस को और स्केलेबिलिटी को इंप्रूव कर सको, ठीक है। वही चीज यहां पे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग और क्लस्टर सिस्टम्स ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो परफॉर्मेंस को और स्केलेबिलिटी को इंप्रूव कर देती हैं किसी भी डेटा वेयर हाउस के अंदर, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीपल प्रोसेसर्स के, ठीक है। मतलब कि अलग अलग प्रोसेसर, जो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं, उन मल्टीपल प्रोसेसर्स पे एक ही टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में या चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करके कंप्यूट करवाने में क्या होता है, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस प्लस स्पीड भी बढ़ जाती है। इस तरीके से पैरेलल प्रोसेसिंग और क्लस्टर सिस्टम्स हमारे यूज होते हैं एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स इन डेटा वेयर हाउसेस, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग की अगर बात की जाए इंडिविजुअली, it involves breaking down a task such as a query into smaller subtasks that can be executed simultaneously। वही चीज है कि ये क्या करता है, एक बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मोस्टली क्वेरीज को, ताकि हमारी उन क्वेरीज को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किया जा सके, ठीक है। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एग्जीक्यूट पैरेलली किया जा सके। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग एसएमपी, ये क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर शेयर्स अ सिंगल मेमोरी पूल एंड वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट टास्क। यहाँ पे क्या होता है, जो अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं वो सिंगल मेमोरी पूल को शेयर करते हैं और एक साथ टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं पैरेलली, ठीक है। मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग एमपीपी, ये दो मेजर पार्ट है पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है, याद रखना, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग। ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन मेमोरी एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेटिंग विद अदर प्रोसेसर्स एज नीडेड। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, सेम मेमोरी पूल से टास्क लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, सेपरेटली। यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग मेमोरीज होती हैं, अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। मेमोरीज प्रोसेसर से इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट करती हैं और जो भी प्रोसेसर्स की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करती है, बेसिकली उसके अकॉर्डिंग टास्क को वो ब्रेक डाउन करके एग्जीक्यूट करवाती है, ठीक है। ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन मेमोरी एंड ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, सबके पास अपनी मेमोरी होती है, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, कम्युनिकेटिंग विद अदर प्रोसेसर, और दूसरे प्रोसेसर से वो कम्युनिकेट भी करते रहते हैं जहां जहां पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लस्टर सिस्टम्स। अ क्लस्टर सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स और नोड्स दैट वर्क टुगेदर एज अ सिंगल सिस्टम। क्लस्टर सिस्टम बेसिकली एक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का एक सिस्टम होता है जो कि एक साथ काम करते हैं सिंगल सिस्टम की तरह, ठीक है। यानी कि 5 अलग अलग एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 5 अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स आपने रख दिए, उनको कनेक्ट करवा दिया और उनको कनेक्ट करा के एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन या एक कोई पर्टिकुलर चीज़ उनसे करवाओ, यानी एक कोई पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट करवा रहे हो आप उन 5 अलग अलग सिस्टम से, तो उसको आप कहते हैं क्लस्टर सिस्टम या फिर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ठीक है। ईच नोड रन्स इट्स ओन इंस्टेंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हैज इट्स ओन स्टोरेज, ठीक है। हर एक इंस्टेंस यानी कि हर एक कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, अपना पर्टिकुलर इंस्टेंस को वो एग्जीक्यूट करवाता है, यानी कि अपने पर्टिकुलर टास्क को वो एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। और उसका अपना एक स्टोरेज होता है जिसके अंदर वो एग्जीक्यूट करा के आपका जो भी रिजल्ट आया उसको स्टोर करता है, ठीक है।
एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड क्लस्टर सिस्टम, इन दोनों के एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस, हाई अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, ये तीन मेजर हमारे पास एडवांटेज आती हैं। इंक्रीज परफॉर्मेंस आपको भी पता है कि अगर आप किसी एक बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके मल्टीपल प्रोसेसर्स पे एग्जीक्यूट करवाओगे या फिर मल्टीपल सिस्टम्स के क्लस्टर के थ्रू एग्जीक्यूट करवाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फास्टर टास्क कंप्लीशन, टास्क आपका जल्दी कंप्लीट होगा एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर्स, वही चीज़ है। हाई अवेलेबिलिटी, इफ वन नोड फेल्स अदर कैन टेक ओवर एंश्योरिंग सिस्टम रिलायबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे अगर जैसे एक प्रोसेसर या फिर जो हमारा क्लस्टर सिस्टम है इसमें कोई एक नोड या एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो जो बाकी के 4 कंप्यूटर हैं या वहाँ पे जो बाकी के 4 प्रोसेसर्स हैं उनके थ्रू उस टास्क को कंप्लीट किया जा सकता है, जिससे कि अवेलेबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है हमारे सिस्टम की, ठीक है। रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। स्केलेबिलिटी की बात की जाए तो न्यू नोड्स कैन बी एडेड टू द क्लस्टर द डेटा वॉल्यूम ग्रो, जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा वॉल्यूम आएगा हम उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्रोसेसर्स यहाँ बढ़ा सकते हैं और नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमारी स्केलेबिलिटी भी एक मेजर एडवांटेज बन जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको पैरेलल प्रोसेसिंग और क्लस्टर सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। सो हम दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? इट मैनेजेस अ डेटाबेस दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन। ये एक डेटाबेस होता है जो अलग अलग लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। It ensures that the data can be accessed and updated efficiently regardless of where it is stored, ठीक है। ये इंश्योर करता है बेसिकली DDBMS क्या इंश्योर करता है कि जो भी आपका डेटा है उसको एक्सेस किया जा सके और उसको अपडेट किया जा सके कभी भी कहीं भी, वो चाहे जहां पे स्टोर हो वहां पे उसको अपडेट किया जा सके, किसी भी लोकेशन पे हो अपडेट किया जा सके और एक्सेस किया जा सके उसको। यही इंश्योर करने का काम किसका होता है? बेसिकली DDBMS का, ठीक है। फीचर्स ऑफ DDBMS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देखो इसका नाम ही डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या एक ऐसा DBMS जो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग लोकेशंस पे, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर फीचर्स में आता है हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है। ये मल्टीपल सर्वर्स पे आपका स्टोर होता है, ऑफन इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस, और वो मल्टीपल सर्वर जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे हो, वो अलग अलग जगह पे भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, यूजर इंटरैक्ट विद द सिस्टम एज इफ इट वर अ सिंगल डेटाबेस। यूजर किस तरीके से इंटरैक्ट करता है जैसे कि वो एक सिंगल डेटाबेस से इंटरैक्ट कर रहा हो विदाउट वरिंग अबाउट वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, बिना इस चिंता के कि हमारा डेटा किस लोकेशन पे स्टोर है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे बैठ के DDMS की हेल्प से, यानी कि अब इंडिया में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, डेफिनेटली इंडिया में ही देख रहे होगे, तो इस वीडियो के डेटा को कोई US में बैठा बंदा भी इजीली देख सकता है, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे DDBMS का। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप रिलेट कर पा रहे होगे थोड़ा बहुत। रेप्लीकेशन और फ्रेगमेंटेशन, डेटा कैन बी रेप्लीकेटेड, कॉपीड और फ्रेगमेंटेड अक्रॉस डिफरेंट साइट्स फॉर रिडंडेंसी एंड एफिशिएंसी। सो बेसिकली डेटा को अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग साइट्स पे बेसिकली रेप्लिकेट यानी कॉपी किया जा सकता है या फ्रेगमेंट किया जा सकता है। फ्रेगमेंट यानी कि छोटे छोटे सब सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है ताकि रिडंडेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। मतलब कि फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप गूगल पे सर्च करते हो उस कीवर्ड को तो एक ही वेबसाइट या फिर 2-3 ऐसी वेबसाइट होंगी जो सेम लिंक के साथ आपको मिलेंगी। सेम लिंक इन द सेंस, अगर आप उस पर जाते हो तो आपको डायरेक्ट वो सेम पेज पे करेंगी, बट 3-4-5-6 अलग अलग आपको वेबसाइट शो होंगी, ठीक है। तो वो इसीलिए होता है ताकि डेटा की रिडंडेंसी को बढ़ाया जा सके और एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गए होंगे फीचर्स की DDBMS हम लोग बेसिकली यूज़ किस लिए करते हैं, ठीक है। अब वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो कुछ वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। हम लोगों ने जब डेटा एनालिटिक्स पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने वेयर हाउसिंग के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स देखे थे। तो अपाचे हडूप इनमें से हमारा सबसे पॉपुलर वेयर हाउस टूल्स है, ठीक है। आप सबने इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। अमेजॉन रेडशिफ्ट है, स्नोफ्लेक है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें अपाचे हडूप की, तो एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट। सो बेसिकली ये हमारा एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है और लार्ज डेटा सेट की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अमेजॉन रेडशिफ्ट, अ क्लाउड बेस्ड डेटा वेयरहाउस सर्विस। ये बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड डेटा वेयरहाउस की सर्विस है, ठीक है। स्नोफ्लेक, अ क्लाउड डेटा प्लेटफॉर्म दैट सेपरेट स्टोरेज एंड कंप्यूट ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। स्नोफ्लेक बेसिकली एक आर्किटेक्चर भी है, साथ ही साथ एक वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर भी है। ये बेसिकली एक क्लाउड डेटा प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, स्टोरेज और कंप्यूटेशन को सेपरेट करता है जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है हमारे वेयर हाउस के अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं हमारे एडवांटेजेस। तो अब एडवांटेजेस की बात की जाए तो फॉल्ट टॉलरेंस और इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, ये दो मेजर एडवांटेजेस हैं हमारे पास। फॉल्ट टॉलरेंस यानी कि इफ वन सर्वर फेल्स डेटा कैन बी रिट्रीव फ्रॉम अनदर लोकेशन, ठीक है। ये बेसिकली DDBMS के एडवांटेज हैं, ठीक है। DDBMS यानी कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फॉल्ट टॉलरेंस बहुत अच्छी होती है कि अगर एक सर्वर फेल होता है तो भी दूसरी लोकेशन से किसी और सर्वर के थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी लोकेशन का डेटा सर्वर फेल हो जाता है और आप डेटा को एक्सेस कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट की हेल्प से उस डिफरेंट लोकेशन के डेटा को भी आप एक्सेस कर सकते हो इवन उसका सर्वर फेल हो, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। क्वेरीज कैन बी एग्जीक्यूटेड लोकली रिड्यूसिंग नेटवर्क ट्रैफिक, यानी कि क्वेरीज को लोकली एग्जीक्यूट किया जा सकता है जिससे कि हमारे नेटवर्क का जो ओवरऑल ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से परफॉर्मेंस हमारी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर हाउस स्कीमा डिजाइन, ठीक है। तो देखो वेयर हाउस के जो भी स्कीमाज हैं ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूनिट 1 पे जाओ, इन डेप्थ अगर आपको वो चीज़ें देखनी है तो आप यूनिट 1 पे जाओ। वहाँ का जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लास्ट के 10-15 मिनट का जो टाइम है उसमें मैंने वेयर हाउस के स्कीमास को एकदम डेप्थ में डिस्कस किया है विद डायग्राम्स, ठीक है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे मत सॉल्व करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में ही आएगा अगर एग्जाम में आएगा तो, ये 5 या 2 मार्क्स में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका 7 मार्क्स का एग्जाम है तो ये 7 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको डायग्राम जरूर बना के आना है, ठीक है। और इसके डायग्राम मैंने यूनिट 1 के लास्ट क्वेश्चन में बनवाए हैं तो आप वहां जाके देख लो एक बार। बाकी अगर आपने वो देखी है तो मैं इसको एक बार रिवीजन के लिए फटाफट से बता देता हूँ क्या होता है। वेयर हाउस स्कीमा डिफाइंस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज विद इन द डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस के अंदर डेटा किस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइज होगा ये बताता है हमारा वेयर हाउस स्कीमा, ठीक है। इट डिटरमाइंस हाउ टेबल्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर। किस तरीके से हमारी टेबल जो है वो स्ट्रक्चर्ड है और किस तरीके से वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ये डिटरमाइन करने का काम किसका होता है, वेयर हाउस स्कीमा का। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेयर हाउस स्कीमा, ठीक है। हमने वहां पे भी देखे थे, वहां पे हमने टोटल 4 तरह के स्कीमा देखे थे। सबसे पहले हमारा क्यूबिक था, फिर हमारा स्टार था, फिर स्नोफ्लेक था और फिर फैक्ट कॉन्स्टिलेशन था। यहाँ पे 3 मेजर वेयर हाउस स्कीमास हम लोग देख रहे हैं, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा और फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा, ठीक है। स्टार स्कीमा क्या होता है, सेंट्रल फैक्ट टेबल इज कनेक्टेड टू मल्टीपल डायमेंशन टेबल, जहां पे एक सेंट्रल फैक्ट टेबल होती है और उसकी मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स होती हैं, ठीक है। स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ स्टार स्कीमा वेयर डायमेंशन टेबल्स आर नॉर्मलाइज्ड इनटू मल्टीपल सब डायमेंशंस, ठीक है। स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर क्या होता है, ये स्टार का ही एक एक्सटेंशन होता है, यानी कि स्टार में एक आपकी डायमेंशन टेबल होगी, ठीक है, एक आपकी फैक्ट टेबल होगी सेंट्रल और उसके साथ में अटैच आपकी क्या होंगी, डायमेंशन टेबल्स। स्नोफ्लेक में क्या होता है, एक आपकी सेम वही चीज़, सेम एक सेंट्रल फैक्ट टेबल होती, उससे बहुत सारी आपकी डायमेंशन टेबल्स अटैच होंगी, उन डायमेंशन टेबल से भी आपकी सब डायमेंशन टेबल्स अटैच होंगी, ठीक है। फिर आता है हमारा फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा। इसमें क्या होता है, ये इसको गैलेक्सी स्कीमा भी बोला जाता है, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स स्कीमा विद मल्टीपल फैक्ट टेबल्स, यहाँ पे मल्टीपल फैक्ट टेबल्स होती हैं। यहाँ पे एक फैक्ट टेबल होती है, यहाँ पे भी एक फैक्ट टेबल होती है, यहाँ पे डायमेंशन टेबल्स होती हैं, यहाँ पे भी डायमेंशन टेबल्स होती हैं। यहाँ डायमेंशन टेबल्स की भी सब डायमेंशन टेबल्स होती हैं, यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, शेयरिंग डायमेंशन टेबल्स, इट इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल सिनेरियो। सो बेसिकली फैक्ट कॉन्स्टिलेशन में क्या होता है, 2 फैक्ट टेबल होती हैं, उनकी कई सारी डायमेंशन टेबल्स हो सकती हैं, 2 नहीं यानी 2 या 2 से ज़्यादा डायमेंशन टेबल्स हों और उसकी लेट मी क्लैरिफाई दिस कन्फ्यूजन, ठीक है। स्टार स्कीमा एक फैक्ट टेबल, स्नोफ्लेक एक फैक्ट टेबल, फैक्ट कॉन्स्टिलेशन मोर देन 2 और 2 फैक्ट टेबल्स एटलीस्ट, ठीक है। स्टार स्कीमा डायमेंशन टेबल कनेक्टेड विद फैक्ट टेबल, स्नोफ्लेक डायमेंशन टेबल्स कनेक्टेड विद फैक्ट टेबल्स, सब डायमेंशन टेबल्स कनेक्टेड विद डायमेंशन टेबल्स, ठीक है। फैक्ट कॉन्स्टिलेशन जो भी आपकी 2 या 2 से ज़्यादा फैक्ट टेबल्स होंगी उनसे डायमेंशन टेबल्स इंटरकनेक्टेड होंगी बहुत सारी, ठीक है। आप डायग्राम देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, एक बार जाके डायग्राम देख लेना, ठीक है। इट इज़ यूज इन कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल सिनारियोज, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल सिनारियोज में यूज़ किया जाता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ के समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के साथ। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।